हेलो एवरीवन, आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे थे, जिसमें आज हमारी क्लास 3rd है। ठीक है, हमने पूरी जो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स है उसकी बात कर ली थी। डेफिनेशंस, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इंटरनल एनर्जी, कार्य, ऊष्मा, इन सब की अपन ने बात कर ली थी। ठीक है ना। अब हम इसके मेन टॉपिक पर आते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपको जब भी अपन ने फर्स्ट क्लास स्टार्ट करी थी तब हमने बताया था कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है। जनरल वे में बताया था। अब इसको हम लॉन्ग वे में डिस्कस करेंगे। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या था, याद है ना आपको? ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, केवल उसके एक रूप को दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। ये ऊष्मागतिकी का नियम था। लैंग्वेज में लेवे तो हम ऐसे ही कहेंगे इसको कि ऊष्मा को, ऊर्जा को, ठीक है, ऊष्मा भी एक ऊर्जा है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसके एक रूप को, यहाँ एक रूप है, केवल उसके एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है ना। अब देखो, इस लाइन के बेस पर आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो? क्या रिजल्ट निकाल सकते हो कि जो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, स्थिर हो गई, कि ना तो ब्रह्मांड में एनर्जी की वृद्धि होगी, पूरे यूनिवर्स में ना तो वृद्धि होगी, ना इससे कहीं ऊर्जा बाहर जाएगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। मतलब जो आपको एनर्जी दी जा रही है आपको उसी में काम करना है, उसी से वापस ऊष्मा को उत्सर्जित करना है। यानी ऊष्मा जो ब्रह्मांड की है वो स्थिर है। यानी इससे निष्कर्ष क्या निकला अपना, कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा क्या है, स्थिर है। समस्त ऊर्जा स्थिर है। ठीक है। अब देखो, हम इसके बेस पे एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि अपन ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते, ऐसी शाश्वत मशीन बनाना असंभव है जो कि बिना ऊर्जा खर्च किए अपने को 100% कार्य दे सके। अपन बिना ऊर्जा खर्च किए अपन कोई कार्य नहीं कर सकते। ऐसी मशीन नहीं बन सकती कि अपन ऊर्जा खर्च नहीं हो और सारा कार्य उसमें हो जाए। ठीक है। तो ऐसी मशीन बनाना असंभव है। ठीक है ना। वो अपना दूसरा स्टेटमेंट हो गया। ये तो अपना हो गया कि परिभाषिक रूप से हम इसको कह देते हैं कि ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हो गया। अब इसको हम गणितीय रूप में कैसे ला सकते हैं? तो गणितीय रूप में लाने के लिए देखो मेन जो बात आ रही है इसमें ऊर्जा की ही आ रही है। ठीक है ना, ऊष्मा की ही बात आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अपन ने कल इंटरनल एनर्जी देखी थी, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी देखी थी यानी आंतरिक ऊर्जा देखी थी। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? U। ठीक है ना, U होती है। कभी कभी U को हम E भी लिख दिया करते हैं। ठीक है ना, ये भी इंटरनल एनर्जी होती है, दोनों एक ही है। अब क्या होता है कि हम किसी भी सिस्टम की आप इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे कर सकते हैं, या फिर इंटरनल एनर्जी में वृद्धि कैसे कर सकते हैं आप? ये हो गया आपका U। आप इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं? या फिर तो आप उसको, जैसे कोई सिस्टम है, इसकी ऊर्जा में अपने को वृद्धि करनी है, इसकी ऊर्जा में अपने को क्या करनी है, वृद्धि। तो या फिर तो आप इसको ऊष्मा दे दो बाहर से, आप किसी को हीट दे रहे हो, मतलब आप उसकी ऊर्जा में वृद्धि कर रहे हो। ठीक है, आपने हीट दे दी तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो गई, आंतरिक ऊर्जा में। ठीक है, अगर आपने किसी निकाय पर काम कर दिया, ठीक है ना, अगर आपने किसी निकाय पर कार्य कर दिया, जैसे मेरे को इसमें एनर्जी स्टोर करनी है किसी में भी, मतलब जैसे कोई टेबल पड़ी है, ठीक है ना, अब मैं उसके ऊपर वर्क करूंगी यानी उसको धक्का दूंगी तो उसमें एक एनर्जी आ जाएगी। कौन सी एनर्जी आ जाएगी? गतिज ऊर्जा आ जाएगी। टेबल को धक्का दिया, मैंने वर्क किया और सामने टेबल हिल गई यानी उसमें गतिज ऊर्जा आ गई, वो आगे की तरफ सरक गई। ठीक है ना, यानी हम जिस
जिस पर निकाय के ऊपर अगर हम कार्य कर देते हैं, निकाय के ऊपर हमने कार्य कर दिया तो हम उसमें एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी जो निकाय की आंतरिक ऊर्जा है हम उसमें परिवर्तन किस किस प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम उसको ऊष्मा Q दे देंगे और एक क्या करेंगे, हम उसके ऊपर कार्य कर देते हैं Q और W। यानी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कैसे बढ़ाई जा सकती है। Q, उसको ऊष्मा दे दो बाहर से और उसको उसके ऊपर कार्य कर दो तो क्या हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है ना। अब प्रथम नियम क्या था कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण। ये क्या है, ये भी ऊर्जा है, ये भी क्या है, ऊर्जा ही है, कार्य भी ऊर्जा है, ऊष्मा भी ऊर्जा ही होती है। यानी देखो आंतरिक ऊर्जा, अपन ने ये चीजें देखी, इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर दी, यानी एक रूप दूसरे रूप में चेंज हो गया, ठीक है ना। यानी एक रूप को अपन दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। यही अपना लाइन थी कि ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये हो गया परिवर्तन, U = Q + W। ये ठीक है, मैं कहाँ कह रही, ठीक है, हो गया, ओके। अब इसको U बराबर, ये अपना ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम का कथन है, U = Q + W। अब देखो आप जब आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, आप देखोगे कि कहीं कहीं पे W को अपन नेगेटिव भी ले लेते हैं, ठीक है ना। कभी कभी Q नेगेटिव में आ जाता है, कभी कभी दोनों नेगेटिव में आ जाते हैं, कभी कभी दोनों पॉजिटिव में आते हैं। यहाँ क्या पोजीशन है कि दोनों यहाँ पे पॉजिटिव में है। अपन कब पॉजिटिव लगाना है अपने को, कब नेगेटिव लगाना है, इसका निर्धारण कैसे करेंगे, इसका देखते हैं अपन, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जैसे ये अपना सिस्टम हो गया, ठीक है ना। अब देखो सिस्टम हो गया, यानी टोटल इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, U होगी, U इसकी आंतरिक ऊर्जा होगी, ठीक है ना। अब हमने इसको बाहर से ऊष्मा दी, अपन निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं। कल मैंने बताया था जब पारिपार्श्विक से निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो वो प्लस के रूप में होती है, पॉजिटिव होती है, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में, ठीक है ना। तो हम पारिपार्श्विक से निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। अब देखो, अब इस निकाय ने क्या किया, निकाय के ऊपर किसी ने वर्क किया, यानी निकाय पर किया गया कार्य पॉजिटिव। कल हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि निकाय पर किया गया कार्य क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि किसी ने बाहर से इसको 20, जो भी है यूनिट, हम बाद में अभी यूनिट की बात नहीं करेंगे, 20 जो है इसको एनर्जी बाहर से दे दी, ऊष्मा दे दी इसको, और निकाय पर किसी ने 20 का कार्य कर दिया, तो इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई। एक तो इसको बाहर से ऊष्मा मिल गई, प्लस ऊष्मा मिल रही है, निकाय पर कार्य हो रहा है इसलिए ये प्लस 20, यानी इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, ये 40, ठीक है ना। यहाँ तक ये चीज़ आती है। अब अपन दूसरी कंडीशन की बात करें, ये अपना निकाय है, मैंने इस निकाय को ऊष्मा दी, कितनी दी, 30 दी, ठीक है ना। अब इस निकाय ने क्या किया कि दूसरे किसी के ऊपर वर्क कर दिया, निकाय के द्वारा कार्य हो गया, निकाय के द्वारा। पिछली क्लास में हमने देखा था कि निकाय के द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, -W होता है। तो इस निकाय ने क्या किया, 10 जो भी इसकी यूनिट है वर्क कर दिया, ठीक है ना, वर्क कर दिया। वैसे दोनों की ये इसकी यूनिट होती है, जूल होती है, ये इसने उसके ऊपर वर्क कर दिया। तो अब हम U की बात करेंगे कि ऊष्मा में कितना अपन कर रहे हैं। देखो हमने बाहर से ऊष्मा दी, यानी +30 हमने दी, और निकाय द्वारा कार्य हो गया तो -10। यहाँ पे देखो W जो है, कार्य जो है माइनस में आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल U कितना हो जाएगा, ये 20, ठीक है ना। निकाय की आंतरिक ऊर्जा कितनी हो गई, 20 हो गई। अब देखो एक ऐसा सिस्टम भी हो सकता है जिसमें हमने निकाय के ऊपर किसी ने कार्य किया था 40 का, ठीक है, और निकाय ने अपनी ऊष्मा को थोड़ा खर्च कर दिया, यानी निकाय ने ऊष्मा को खर्च कर दिया, निकाय ने ऊष्मा को खर्च कर दिया, यानी निकाय से पारिपार्श्विक की ओर ऊष्मा का ट्रांसफर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं, U बराबर Q माइनस Q प्लस W, यानी 40, ये कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है ना। निकाय की इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, 20 हो गई। या फिर ये भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो एक पोजीशन अपनी लास्ट क्या बची है, जैसे ये निकाय है अपने पास, ठीक है ना, किसी निकाय ने बाहर किसी के ऊपर कार्य कर दिया, निकाय ने किसी के ऊपर कार्य कर दिया, यानी 30 का निकाय ने कार्य कर दिया, और निकाय ने अपनी एनर्जी भी खर्च कर दी, निकाय ने अपनी
एनर्जी भी खर्च कर दी, यानी दोनों माइनस में आ गए। ये -30, ये -30, ठीक है ना, इतना वर्क, मतलब ये दोनों माइनस में आ गए। यहाँ हम इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ये प्लस माइनस क्यू हो सकता है, ये प्लस माइनस डब्ल्यू हो सकता है। डब्ल्यू कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ये आपको आ गया। क्यू कब पॉजिटिव होगा, क्यू कब नेगेटिव होगा, ये भी आपको आ गया। चलो ठीक है, ये हो गया ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय रूप हो गया। यही ऊष्मागतिकी का जो है कथन था, यही था कि U = Q + W, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं कि ये ऊष्मागतिकी की समीकरण, अब अपन बात करते हैं कि इसको यहाँ हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, हम इसको अप्लाई कहाँ कर सकते हैं। जैसे हमने एक तंत्र पढ़ा था, विलगित तंत्र। क्या पढ़ा था? विलगित तंत्र, ठीक है ना। देखो हमने विलगित तंत्र की बात करी थी, हमारी पिछली जो क्लासें आई थी उसमें, क्लासें हुई थी उसमें हमने विलगित तंत्र की बात करी थी। विलगित तंत्र क्या होता है? ये होता है विलगित तंत्र हमारा, ये होता है कि जिसमें ना तो ऊष्मा का ट्रांसफर हो सकता है और ना ही जिसमें द्रव्य का, ठीक है ना, ये विलगित तंत्र होता है। ये अपना निकाय अंदर का अंदर ही रहता है, ठीक है ना। अब विलगित तंत्र में जो अपन प्रथम नियम को लगाएंगे, इसमें ऊष्मा परिवर्तन कैसे होता है, विलगित तंत्र में ऊष्मा परिवर्तन कैसे होता है, ऊर्जा का परिवर्तन। तो इसमें अपन देखते हैं इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे होगा, U = Q + W। देखो इसमें Q में कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा था, यानी इसमें Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q = 0। विलगित तंत्र के लिए Q = क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो U = इसमें क्या हो जाएगा, +W, ठीक है ना। या फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, U - W = 0, ठीक है ना। अब हम इस सेंटेंस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डिफाइन अपन कैसे करेंगे, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कैसे होगी, जब निकाय पर कोई कार्य करेगा, जब निकाय पर कोई कार्य करेगा तभी इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है। अब इसके आधार पर अपन क्या डेफिनेशन बना सकते हैं कि निकाय कार्य करने के लिए, निकाय द्वारा कार्य करने के लिए, देखो -W आ रहा है, निकाय द्वारा कार्य हो रहा होगा, निकाय द्वारा कार्य करने के लिए अपने को इंटरनल एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा। निकाय द्वारा कार्य, अपने को निकाय को अगर काम करवाना है तो अपनी ऊर्जा तो खर्च करनी पड़ेगी अपने को। देखो कुछ न कुछ शॉपिंग करनी, कुछ लाना है मार्केट से, तो अपने पॉकेट मनी से पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे ना। तो वैसे ही निकाय, अपने को कार्य करवाना है निकाय से, तो कुछ न कुछ इंटरनल एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। विलगित तंत्र में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। अब हम देखते हैं चक्रीय प्रक्रम में। चक्रीय प्रक्रम में ये चक्रीय प्रक्रम आ गया अपना। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया नहीं, वैसे चक्रीय प्रक्रम होता क्या है। चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, जो सर्कल में चल रहा होगा चक्रीय प्रक्रम, यानी जैसे ए से कोई बी प्रोडक्ट बना है, बी से कोई सी बना है, सी से कोई डी प्रोडक्ट बना है और डी से वापस ए बना है। मतलब ये जहाँ से शुरू हो रहा है वापस उसी अवस्था में आ जाएगा, तो अपन इसको बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। ये होता है चक्रीय प्रक्रम। देखो अपन ने कल पिछली क्लास में हमने एक बात करी थी, अवस्था फलन और पथ फलन बात करी थी, यानी जो तंत्र की अवस्था पर निर्भर करते हैं। देखो जब ये ए था, ये घूम फिर कर वापस ए बना रहा है, तो तंत्र की अवस्था में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। यानी यहाँ पे जितने भी अवस्था फलन होंगे, जितने भी अवस्था फलन यानी जो अवस्था के ऊपर निर्भर करते हैं, उनका मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि अवस्था में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, ये यहाँ से जाकर वापस उसी अवस्था में आ गया, ठीक है ना। जो पथ फलन होगा उसका कुछ ना कुछ मान होगा, ठीक है ना। अब देखो चक्रीय, इसमें क्या होगा, देखो कल हमने बात करी थी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी की बात करी थी। प्रारंभिक अवस्था याद करो, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, आंतरिक ऊर्जा प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के ऊपर ही निर्भर करती है, यानी ये अवस्था फलन हो गई। और चक्रीय प्रक्रम में अवस्था फलन का मान क्या होता है 0, क्योंकि अवस्था में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो डेल्टा U = यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि U = Q + W, और यहाँ पे अपना U क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा Q = -W,
ये ना Q इज टू माइनस डब्ल्यू, यानी ये क्या कह रहा है, हम जो भी ऊष्मा को, अब इसको अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसको हम लैंग्वेज में डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये क्या कह रहा है, निकाय जो भी ऊष्मा अवशोषित करेगा उसको निकाय द्वारा कार्य करने में खर्च कर दी जाएगी, यानी निकाय उसका उस ऊर्जा का यूज क्या करेगा, कार्य करने में खर्च कर लेगा। जितनी निकाय ऊर्जा अवशोषित कर रहा है प्लस Q अवशोषित कर रहा है, उतनी ही ऊर्जा का वो किसी के ऊपर वर्क कर देगा, ठीक ना, निकाय द्वारा कार्य हो जाएगा। ये इसका सेंटेंस हो गया। चक्रीय प्रक्रम कंप्लीट, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेफिनेशन, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, और बाद में आइसोलेटेड सिस्टम में हम फर्स्ट लॉ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और साइक्लिक प्रोसेस में हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना। अब अपन आगे बात करते हैं ऊष्मागतिकी का, ठीक है। अब अपन देखो जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का जो सेंटेंस है, U इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है ना, इसी को आगे लेके जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना शुरू में, जब हम आगे इसको करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कि जैसे हमने फर्स्ट ऊपरी तौर पे पढ़ा था शुरू में, अब इसको हम डीप लेवल पे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो हम अगर आंतरिक ऊर्जा को ताप, दाब और आयतन का ही फलन माने, ठीक है ना, इसको इससे संबंधित फलन मानकर इसका अवकलन करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम को तो रखते हैं कांस्टेंट, यानी स्थिर आयतन पर, अपने को स्थिर आयतन पर जो आंतरिक ऊर्जा होती है, आंतरिक ऊर्जा U, आंतरिक ऊर्जा स्थिर आयतन अपन स्थिर कर दिया। देखो तो आंतरिक ऊर्जा किसका फलन हो गई, ताप और दाब का, टेम्परेचर और प्रेशर का फलन होती है, चलो ये बात भी ठीक हो गई, यानी U इज फंक्शन ऑफ T और P, ठीक है ना, ये फंक्शन हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसका अपन अवकलन कर देते हैं, अवकलन करने पर अब देखो करो इसका अवकलन, du इज इक्वल टू, जैसे इसका पूरा फंक्शन का होगा, du टेम्परेचर के सापेक्ष होगा, कांस्टेंट इस पर क्या रहेगा P, वापस T का होगा dt प्लस, ठीक है, T का कर दिया हमने, अब P के सापेक्ष करेंगे, ये पूरा फलन का होगा d अपॉन dp, कांस्टेंट T का हम करें तो T यहाँ पे कांस्टेंट रह जाएगा, और वापस P का क्या हो जाएगा dp। ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, ये क्या कह रहा है, देखो आप पढ़ना, यहाँ पे ये दाब स्थिर है, स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और ये क्या हो जाएगा, स्थिर ताप पर दाब के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है ना। अपने को खाली ये अवकलन करने का, इसका फलन बताने का यही मतलब था कि हमें इसको डिफाइन कैसे करना था, ठीक है ना। स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, स्थिर ताप पर दाब के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। अब देखो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको स्थिर दाब पर करवा देते हैं, ठीक है ना। स्थिर दाब पर करवाएंगे तो ये जो है फलन क्या हो जाएगा, देखो अब इसको अपन स्थिर दाब पर करवा देते हैं, तो ये P कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर दाब पर आंतरिक ऊर्जा किसका हो जाएगी, T और V का फलन हो जाएगी, ठीक है ना, T और V का फलन हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई कि देखो अपन ने आंतरिक ऊर्जा को किसका फलन माना था, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का, हमने प्रेशर को कर दिया कांस्टेंट, तो स्थिर दाब पर जो है आंतरिक ऊर्जा T और V का फलन हो जाएगी, ठीक है, U इज फंक्शन ऑफ T और V। अब इसका अपन अवकलन करेंगे, करो अवकलन, du इज इक्वल टू du, पूरा फलन का पहले अवकलन होगा, dt के सापेक्ष होगा, dt के सापेक्ष होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म में v कांस्टेंट रहेगा, t का वापस होगा तो dt, ये हमने लगा दिया प्लस का निशान, वापस देखो t के सापेक्ष हमने कर दिया, अब v का करेंगे तो पूरे फलन का करेंगे du अपॉन dv
ठीक है, यहाँ पे T कांस्टेंट और वापस V का क्या होगा dV, ठीक है ना। अब हमको वापस यही इसको डिफाइन करना है कि ये क्या हो गया, स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और ये क्या हो जाएगा, स्थिर ताप पर आयतन के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है ना। इसको डिफाइन करना आ गया। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब अपना टॉपिक आता है, चलो अपना ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यहाँ खत्म होता है। अब इसमें कुछ और नई टर्म आएगी, जैसे अब अपना नया टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, एंथैल्पी, ठीक है ना। इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, एंथैल्पी, ठीक है ना। अब देखो एंथैल्पी बिल्कुल नई टर्म है, ठीक है ना, एंथैल्पी बिल्कुल नई टर्म है, तो इसको हमको समझने के लिए पहले इसके बेसिक समझने पड़ेंगे। इसका उत्पन्न होता कहाँ से है, इसकी भी पूरी डेरिवेशन है कि इसका उत्पन्न होगा कहाँ से। तो देखो सबसे पहले कि अपन कोई वर्क करवा रहे हैं, ठीक, चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि आंतरिक ऊर्जा है, ठीक है ना। अपना प्रथम नियम ही वापस अप्लाई करते हैं, U = Q + W, ठीक है ना। अगर अपने को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करना है, ठीक है ना, अगर अपन स्थिर आयतन को कांस्टेंट रख के अगर अपन आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने पर, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने पर आंतरिक ऊर्जा में चेंज करेंगे, पर कैसे, जब हम स्थिर आयतन रखेंगे, आयतन को हम स्थिर रखेंगे। तो देखो U = आपको पता है Q + W, पर आपको पता है कि W क्या होता है, W = P ΔV, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कार्य, ठीक है ना, P ΔV पढ़ा था। ΔV क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, V2 - V1, V फाइनल - V इनिशियल, हमने पढ़ लिया था पहले। तो ΔV यानी चेंज इन वॉल्यूम, हमने क्या कहा, स्थिर आयतन स्थिर है तो वॉल्यूम में चेंज कोई होगा ही नहीं। यहाँ पे ΔV क्या हो जाएगा, 0, ΔV 0 होते ही पहले W = क्या हो जाएगा, 0, यानी W की वैल्यू अपने को क्या रखनी है यहाँ पे, 0। तो W क्या हो जाएगा, U क्या हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। अब देखो हमने ये जो सिचुएशन रखी यहाँ पे, ये किसके ऊपर रखी थी, कांस्टेंट वॉल्यूम यानी स्थिर आयतन पर रखी थी। तो हम यहाँ पे एक ये लगा देते हैं कि V यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी स्थिर आयतन, ये देखो प्लस Q आ रहा है ना, प्लस ही स्थिर आयतन पर अवशोषित जो ऊष्मा होगी वो किसके ऊपर बराबर होगी, ΔU, यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगी, ठीक है ना। ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है कि स्थिर आयतन पर, मैं आपको लिख के बता देती हूँ इसको, या हम एंथैल्पी की बात कर रहे हैं वैसे, स्थिर आयतन पर, ये कथन आपको याद रखना है, स्थिर आयतन पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा किसके बराबर होती है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। मैं इसको थोड़ी देर साइड में रख देती हूँ इसको। ΔU = QV, ये कथन हमारा साइड में रह गया, ठीक है ना। आ गया, स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने पर स्थिर आयतन पर निकाय द्वारा अवशोषित जो ऊष्मा होगी वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगी, ये ठीक हो गया। अब क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ रिएक्शन होती है वो स्थिर आयतन पर नहीं होती है, वो रिएक्शन क्या होती है, स्थिर दाब पर होती है, स्थिर वायुमंडलीय दाब पर होती है, ठीक है ना। अब देखो, जब हम स्थिर दाब पर
कोई रिएक्शन कराएंगे तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, या फिर हम यही यूज़ में ले लेंगे कि स्थिर जो वॉल्यूम पर हो रही है वही स्थिर प्रेशर पर, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हमने कंडीशन ली वही इसके ऊपर अप्लाई कर दे। नहीं, जब हम स्थिर दाब को स्थिर रख के कोई रिएक्शन करवाते हैं तो उसके लिए कंडीशन पूरी चेंज हो जाती है। तो देखो हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं हम इस सेंटेंस को भी आपको मैं रफ कर देती हूँ। हम अब एंथैल्पी की टर्म तक जाएंगे। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कोई तंत्र है, कल बताया था पिछली क्लास में, जैसे कोई तंत्र की इंटरनल एनर्जी पहले U1 और U1 है, बाद में वो हो जाती है U2। U2 मतलब इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा U। ठीक है, अब अपन वापस वही रूल लगाएंगे, U = Q + W। ठीक है ना, अभी प्रथम नियम का ही आगे रूप चल रहा है ये। ठीक है, U यानी डेल्टा U हो जाएगा अपने पास, अपने डेल U लिया क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में इंटरनल एनर्जी U1 थी और बाद में U2 हो गई। ठीक है, Q और हमने W बराबर क्या पढ़ा, P डेल्टा V - P डेल्टा V, और V क्या है अपना V2 - V1 है, आपको पता है। यानी हम ये ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं कि माना कोई निकाय जिसका प्रारंभिक आयतन V1 है तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा प्रारंभिक U1 है, कुछ मतलब उनमें अवस्था में परिवर्तन होता है और वो आयतन V2 हो जाता है और उसकी आंतरिक ऊर्जा U2 हो जाती है। निकाय द्वारा मतलब ऊष्मा अवशोषित करने पर उसका आयतन U2 और जो आयतन V2 और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन U2 हो जाता है। ठीक है ना, आंतरिक ऊर्जा U2 हो जाती है। तब हम इसको अप्लाई करते हैं कि डेल U यानी U2 - U1 कितना -P डेल V। ठीक है, अब देखो डेल्टा U क्या हो जाएगा अपने पास, U2 - U1 Q - P डेल्टा V, सॉरी P V2 - V1। ठीक है ना, हमने वैल्यू रख दी। अब देखो एक गलती करी मैंने कि ये हमने जो ऊष्मा अवशोषित करी थी, मैंने क्या कहा था कि मोस्ट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, स्थिर दाब पर होती है, यानी स्थिर दाब पर हमको ऊष्मा अवशोषित करनी है। स्थिर दाब पर करनी है तो ये QP हो जाएगा, जैसे हमने Q भी लिखा था यहाँ पे स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा, वैसे यहाँ पे QP क्या हो जाएगा, स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा। ये हो गई स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा, यहाँ पे QP लगा देते हैं। ठीक है ना, अब देखो ये QP क्या हो जाएगी, QP = QP की वैल्यू अपने को निकालनी है। QP ये हो जाएगी U2 - U1 और ये हो गई प्लस PV2 - PV1। ठीक है ना, इसको खोल के मैंने लिख दिया। QP इधर रह गया, QP U2 - U1 और इसको हमने ट्रांसफर करके ये प्लस में आ गया, P इसको मल्टीप्लाई कर दिया PV2 - PV1। ठीक है ना, ये कर दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। QP = देखो U2 वाले मतलब जो अपने अवस्था परिवर्तित होती है, एक प्रारंभिक अवस्था थी और एक अंतिम अवस्था थी, यानी जो अंतिम अवस्था है उनको साथ रख दो, अंतिम अवस्था के जो भी घटक है उनको एक साथ रख दो और प्रारंभिक अवस्था के जो भी घटक है उनको एक साथ रख दो। ठीक है ना, देखो U2 + PV2 और ये -U1 - PV1 साथ साथ रख दिया। अब इसको अवस्था परिवर्तन के पद के रूप में अपन बना देते हैं, जैसे U2 + PV2 ये हो गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। देखो इसमें 2 अंतिम अवस्था वाली टर्म आ रही है। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ ना, दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है ना, देखो U2 + PV2 ये U है और ये B है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस को जैसे ही हमने कॉमन लिया ब्रैकेट लगाया, U1 माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस PV1। ठीक है, अब आपको इसको देखने से कुछ दिमाग में आइडिया तो एक बार आ ही गया होगा कि ये जो है अंतिम अवस्था का पद है और ये क्या है, प्रारंभिक अवस्था का पद है। ठीक है ना, इसको एक पद के रूप में अपन परिभाषित कर सकते हैं। ये एक अवस्था हो गई, प्रारंभिक अवस्था हो गई, ये अंतिम अवस्था। देखो अंतिम अवस्था में से अपन प्रारंभिक अवस्था को माइनस करें,
मतलब ये अवस्था फलन होगा, कोई ना कोई अवस्था फलन तो यहाँ से निकलेगा। तो हम इसको यहाँ से ये डिराइव कर सकते हैं कि जैसे u, अपन केवल u ले लें प्लस पी वी, u प्लस पी वी, क्यू पी इजकल टू यू प्लस पी वी। और इस u प्लस पी वी को हम क्या कह देते हैं, h, क्या कह देते हैं, h यानी एंथैल्पी, ये अपना एंथैल्पी। अब इसके लिए अपन एक नई टर्म यूज में ले रहे हैं, एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ठीक है, यू प्लस पी वी। अब अपन इस वाली टर्म को अगर h एंथैल्पी बोल रहे हैं तो ये क्यू पी क्या हो जाएगा, देखना क्यू पी क्या हो जाएगा, ये क्यू पी है, ठीक है ना। अब देखो हम इसको u प्लस पी वी को अपन h बोल रहे हैं, तो ये तो अंतिम अवस्था है यानी H2, और ये कौन सी अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है H1, यानी क्यू पी इज इक्वल टू डेल एच, डेल्टा एच बोल सकते हैं ना इसको। यानी क्या कह रहा है ये, एंथैल्पी में चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा, क्यू पी होगा। अब इसको जैसे इसके रूप में हमने जैसे इसको डिफाइन किया था वैसे ही हम इसको डिफाइन करेंगे कि स्थिर दाब पर अवशोषित किसी निकाय द्वारा स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है ना। दो चीज़ें आ गई अपने, ये दो चीज़ें बहुत यूज में आएगी अपने आगे, डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज़ आती है अपने पास स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा, आयतन ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है, स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होती है। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई अपने एंथैल्पी के बाद में अपन बात करेंगे। अब देखो इनकी चिन्ह परिपाटी भी देख लेते हैं। जैसे चिन्ह परिपाटी इसकी क्या हो जाएगी, अपन अगर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो रही है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो रही है मतलब एनर्जी बाहर जा रही है, ठीक है, एनर्जी बाहर जा रही है, यानी इसके लिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए H का मान क्या होगा, माइनस होगा, माइनस H, ठीक है ना। अगर कोई ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा अवशोषित कर रही है, तो उसके लिए डेल्टा H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये ऊष्मा शोषी के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ऊष्मा शोषी के लिए ये हो जाएगा डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे एंथैल्पी भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। फर्स्ट लो से स्टार्ट करके हमारी एंथैल्पी तक कंप्लीट हो गया। अब हम एक बार रिवीजन कर लें कि क्या क्या हमने पढ़ा यहाँ तक, ठीक है। देखो पिछली क्लासों में हमारा पूरा हो चुका था कि डेफिनेशन में हमने सारी डेफिनेशन पढ़ ली थी। आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो देखिएगा, ठीक है, पूरी डेफिनेशन आपको आ जाएगी। और आज हमने क्या पढ़ा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि ऊर्जा को उत्पन्न ना तो उत्पन्न कर सकते, ना ही नष्ट कर सकते, उसके एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को अपन गणितीय रूप में लेके आए थे कि आंतरिक ऊर्जा में हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमने U प्लस W के रूप में किया था, तो ये हमारा हो गया था चेंज। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमने एक ग्रुप को दूसरे रूप में परिवर्तित करके इसका गणितीय रूप फॉर्मूला निकाला था। फिर हमने इसका अवकलन करके इनकी टर्म को डिफाइन करना सिखाया था, ठीक है ना। एक जैसे P, V, T तीनों का अपन अगर इसको फलन माने तो पहले वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के P और T के सापेक्ष में हमने अवकलन करके इसको डिफाइन किया था। बाद में हमने इसको प्रेशर को कांस्टेंट रख के इसको डिफाइन किया था। बाद में हमने इसके लिए एक नई एनर्जी, एक नए टर्म की आवश्यकता पड़ी हमको, एंथैल्पी। हमने एंथैल्पी की बात करी, एंथैल्पी की हमने बात करी, एंथैल्पी की बात करी। एंथैल्पी में हमने देखा कि बहुत सारी जो अभिक्रिया होती है वो स्थिर आयतन पर न होकर वो किस पे होती है, स्थिर दाब पर होती है। जैसे ही स्थिर दाब पर अभिक्रिया होती है तो उसके लिए नई कंडीशन अपने को अप्लाई करनी होती है। स्थिर दाब पर हमने कंडीशन अप्लाई करी तो हमें यह प्राप्त हुआ कि जो स्थिर आयतन पर हमें ऊष्मा अवशोषित होगी वो डेल एच यानी एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होगी। हमारे पास नई टर्म क्या आई थी, एच। एच इज क्या होगा, ये एच क्या होगा, एंथैल्पी, ठीक है ना। अब देखो
एक बात ये भी बताई थी कि जो ऊष्माशोषीय अभिक्रिया होगी उसमें डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होगा और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में डेल एच का मान नेगेटिव होगा। ठीक है, ये अपना हो गया था। अब हम आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी, आज की क्लास के लिए यही टॉपिक होगा। अगली जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें ऊष्माधारिता के बारे में बात करेंगे। ऊष्माधारिता ऊष्माधारिता के ऊपर अपन कैसे कैसे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और उसमें भी आगे ऊष्माधारिता के जो घटक है उनमें अपन रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास उसके ऊपर होगी। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू।